स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर संदीप तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम एक लिटरेरी एज की बात कर रहे थे, जो कि क्या था, एलिजाबेथन एज। उसका पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज उसी एज का पार्ट सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट देखा होगा, तो आपने उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी और आपने वहाँ पे ये भी देख लिया होगा कि एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड क्या था। तो 1558 टू 1603 था। और फिर उस वीडियो में या उस लेक्चर में हमने रेस्टोरेशन और रिफॉर्मेशन एज के बारे में बात किया या मूवमेंट्स के बारे में बात किया था। तो आज के लेक्चर में हम उसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एलिजाबेथन एज के पार्ट सेकेंड में हम कुछ टर्म्स और कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो एलिजाबेथन एज में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बच्चों, जब हमने लास्ट वाला इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, तब भी मैंने आपको बताया था कि एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री या गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है गोल्डन एज के नाम से? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या हुई, इन्वेंशन हुई थी, बहुत सारे डिस्कवरीज आई थी और लिटरेचर में भी बहुत सारी चीज़ों का क्या हुआ था, नई चीज़ों का समावेश हुआ था या इंक्लूड हुआ था। तो इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। दिस एज इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये हमने जान ही लिया। और इस एज के जो राइटर्स थे, इंग्लिश राइटर्स, वर इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन रेनेसा। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये पढ़ा था कि एलिजाबेथन एज के जो लिटरेचर के जो आर्टिस्ट थे या जो लिटरेरी पर्सन्स थे, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थे, किससे प्रभावित थे? तो वो इटालियन से या इटली के लिटरेचर से प्रभावित थे और इटालियन रेनेसा से प्रभावित थे। तो मैंने आपको रेनेसा के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में कि रेनेसा की शुरुआत कहाँ हुई थी? रोम, इटली में ही हुई थी और वहाँ से वो चारों तरफ फैली थी या पूरे विश्व में फैली थी। तो ये किससे इम्पैक्ट थे या किसका इम्पैक्ट इनके ऊपर था या ये किससे इन्फ्लुएंस्ड थे? तो ये इटालियन रेनेसा से प्रभावित थे। तो दो बातें हमने जान ली। तीसरा क्या है? एट दिस टाइम मेनी स्टाइल्स ऑफ राइटिंग वर इंट्रोड्यूस्ड। इस टाइम में, मतलब एलिजाबेथन टाइम में, बहुत सारी राइटिंग की स्टाइल क्या आई, प्रचलन में आई या इंट्रोड्यूस्ड हुई या उनका क्या हुआ, इंट्रोडक्शन दिया गया लोगों के सामने या वो लोगों के सामने आई। तो इस टाइम में, एलिजाबेथन एज के टाइम में, बहुत सारी राइटिंग्स हमें देखने को मिल जाएंगी, जैसे सोनेट फॉर्म, जैसे लिरिक, जैसे नरेटिव पोएम, जैसे कि ट्रेजिक कॉमेडी। तो ये सारे जो राइटिंग थी वो किस एज में लोगों के सामने आती हैं? एलिजाबेथन एज में। सोनेट was popularized in this age, which was brought to England by Thomas Ward। अब बच्चों, हमने जब लिटरेरी टर्म्स वाले आपको लेक्चर्स दिए थे या जब लिटरेरी टर्म्स वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें हमने एक टर्म की बात किया था, एक लिटरेरी टर्म था सोनेट। और सोनेट के बारे में मैंने वहाँ आपको बताया था, इट इज़ ए शॉर्ट पोएम ऑफ 14 लाइन। तो फिर मैंने वहाँ सोनेट के टाइप भी बताया था आपको कि इटालियन सोनेट, जिसको हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, और शेक्सपियरियन सोनेट, जिसको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। तो इस टाइम में, एलिजाबेथन एज के टाइम में, सोनेट जो है ज़्यादा फेमस था। और ये सोनेट इंग्लैंड में, मतलब एलिजाबेथ कहाँ की गद्दी पे विराजमान है? तो इंग्लैंड की गद्दी पे। तो इंग्लैंड में ये सोनेट कहाँ से आया? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे लिटरेचर कहाँ से फैले थे? रोम, इटली से। इटली से ही सारा लिटरेचर फैला था। तो ये कहाँ से लाया गया था? इटली से इंग्लैंड को लाया गया था। क्या? सोनेट। कौन लेकर के आया था? थॉमस वाट। एक व्यक्ति था थॉमस वाट, वो सोनेट को कहाँ से? इटली से लेकर के यहाँ इंग्लैंड लेकर के आया इसको। तो सोनेट कहाँ से आया था? इटली से आया था, इंग्लैंड में। और वो जो सोनेट लेकर के आया था, तो बच्चों एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर वो इटली से सोनेट को लेके आ रहा है, तो सीधी सी बात है वो इटालियन सोनेट लेकर के आएगा, क्योंकि इटली में इटालियन सोनेट फेमस था।
और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा इटालियन सोनेट को हम क्या कहते हैं, पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। तो जो थॉमस वाट जो सोनेट इटली से लेकर के इंग्लैंड में आया वो कौन सा सोनेट था, वो इटालियन सोनेट था या पेट्रार्कन सोनेट था। और उस सोनेट में अगला जो अपना पॉइंट है वही है कि थॉमस वाट इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सोनेट। थॉमस वाट कौन सा सोनेट लेके आया था, पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट लेकर के आया था। लेकिन इस सोनेट में शेक्सपियर ने कुछ चेंजेस कर दिए, मतलब जो सोनेट का तौर तरीका था या जो जिस स्टाइल में वो सोनेट लिखा जाता था उसके स्टाइल में थोड़े से चेंजेस कर दिए। किसने, शेक्सपियर ने। और शेक्सपियर ने चेंज करके एक नए प्रकार का सोनेट इंट्रोड्यूस किया या पब्लिक के सामने लेकर के आए। और इस सोनेट को क्या कहा गया, इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। तो आपको समझ में आ गया कि सोनेट का ओरिजिन कहाँ है, सोनेट कहाँ से आया है, इटली से आया है। और इटली से सोनेट को लेकर के इंग्लैंड कौन आया है, थॉमस वाट लेके आया है। और ये सोनेट जो लेकर के आया वो कौन सा सोनेट था, इटालियन सोनेट था या पेट्रार्कन सोनेट था। और ये इंग्लिश सोनेट कब बना या शेक्सपियरियन सोनेट कब बना, जब शेक्सपियर ने इटालियन सोनेट में कुछ चेंजेस करके एक अपना नया स्टाइल दिया, तो अब इसको इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से जाना जाने लगा। तो ये आपने देख लिया। इन दिस पीरियड इंग्लिश थिएटर ट्रेजिक कॉमेडी वर ऑल्सो पॉपुलर। इस पीरियड में मतलब एलिजाबेथन टाइम में थिएटर मतलब बच्चों ड्रामा का स्टेज, जो स्टेज होता था, जो आप सिनेमा हॉल जिसको कहते हो या रंगमंच जिसको कहते हो, तो थिएटर इस टाइम में थिएटर कुछ ज़्यादा ही फेमस था, मतलब ड्रामा कुछ ज़्यादा ही फेमस था। साथ ही साथ मैंने आपको जब लिटरेरी टर्म वाला वीडियो पढ़ाया था तो मैंने ड्रामा के दो रूप बताए थे, एक कॉमेडी और एक ट्रेजेडी। और उसमें मैंने बताया था कॉमेडी क्या है, ऐसे ड्रामा जिसकी हैप्पी एंडिंग हो जाए, जिसमें हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है लास्ट में, वो कहलाता है कॉमेडी। और ट्रेजेडी ऐसा ड्रामा जिसमें लास्ट में हीरो या हीरोइन कोई मर जाए या किसी के साथ सैडफुल थिंग्स हो जाए, मतलब अच्छी चीज़ें ना हो, मतलब ऐसा मूवी या ऐसा ड्रामा जिसकी एंडिंग अच्छी ना हो, वो कहलाती थी ट्रेजेडी। और हमने एक नए टर्म की बात किया, ट्रेजी कॉमेडी। इस टाइम में ट्रेजी कॉमेडी और लिखे जाते थे। ट्रेजी कॉमेडी का मतलब हो गया बच्चों जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सअप हो, ये दोनों मिलके जो प्ले लिखा जाता था उसको कहते हैं ट्रेजी कॉमेडी। आपके कोर्स में एक ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट, जब आप उसको पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि इसको ट्रेजी कॉमेडी क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं एक और टर्म, यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स किसको कहते थे बच्चों, तो नाम से देखो यूनिवर्सिटी और विट्स मतलब बुद्धिमान, ऐसे बुद्धिमान लोगों का ग्रुप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स वर अ ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट who wrote and performed in London। तो आपने क्या देखा, यूनिवर्सिटी विट्स कौन होते थे, एक ग्रुप है किसका, ड्रामेटिस्ट का, मतलब जो ड्रामा लिखते थे और जो ड्रामा लिखने के साथ साथ उसको परफॉर्म भी करते थे। जैसे विलियम शेक्सपियर है, वो ड्रामा लिखता भी था और एक्टर का भी काम करता था। तो यूनिवर्सिटी विट्स कौन हो गए, ग्रुप ऑफ यंग ड्रामेटिस्ट, युवा ड्रामेटिस्ट या युवा जो नाटककार हैं, उन लोगों का एक ग्रुप था जो ड्रामा लिखते भी थे और उसको परफॉर्म भी करते थे। कहाँ, लंदन में। आगे बात करें बच्चों, दे आर कॉल्ड यूनिवर्सिटी विट्स। इनको यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे वर विटी स्कॉलर, बुद्धिमान स्कॉलर मतलब स्टूडेंट्स रहे थे ये लोग। कहाँ से, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। यूनिवर्सिटी विट्स क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये विट, अभी मैंने आपको बताया बुद्धिमान, क्योंकि ये विटी स्कॉलर्स थे, ये बुद्धिमान स्टूडेंट्स थे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, इसलिए इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी विट्स। अगला जो टर्म हम बात करें एलिजाबेथन पोइट्री की, कि एलिजाबेथन एज में पोइट्री का क्या रूप था या क्या चेंजेस थे उसमें। तो पोइट्री अलॉन्ग विद ड्रामा वाज चीफ फॉर्म ऑफ लिटरेचर इन एलिजाबेथन एज। मतलब एलिजाबेथन एज में दो चीज़ें फेमस थी, एक ड्रामा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे पोइट्री। तो वही कह रहा है कि पोइट्री
along with ड्रामा, पोइट्री और ड्रामा लिटरेचर के दो मेन फॉर्म थे। ये लिटरेचर के दो रूप जो मेन थे वो कौन कौन से थे? पोइट्री और ड्रामा। कौन सी एज में? एलिजाबेथन एज में। आगे बात करें, लिरिक्स एंड नरेटिव पोइट्री वर आल्सो वेरी कॉमन। अभी मैं बता रहा था कि जब नए राइटिंग स्टाइल का इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसी में मैंने आपको बताया था कि इस टाइम में लिरिक्स भी लिखे जाने लग गए थे, नरेटिव पोइट्री भी लिखे जाने लग गई थी। तो ये लोग भी या ये टर्म भी या ये चीज़ें भी कॉमन हो गई थी। कहाँ? एलिजाबेथन एज में। अगला देखते हैं, थीम्स ऑफ नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड पैट्रियोटिज्म डोमिनेटेड बोथ पोइट्री एंड ड्रामा। अब इन पोइट्री जो लिखी जाती थी, ये जो ड्रामा लिखे जाते थे, इन दोनों में मेन थीम क्या होता था? थीम मतलब मेन सब्जेक्ट मैटर क्या होता था? किस सब्जेक्ट पे ये लिखे जाते थे? तो देखो, इस टाइम के पोइट्री में, इस टाइम के ड्रामा में जो सब्जेक्ट मैटर होता था या जो मैटर लिखा जाता था वो किससे रिलेटेड था? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म राष्ट्रवाद से रिलेटेड था, ह्यूमनिज्म मानवतावाद से रिलेटेड था, और पैट्रियोटिज्म देशभक्ति से रिलेटेड था। तो इस टाइम के जो पोइट्री और ड्रामा थे, इनके सब्जेक्ट मैटर क्या होते थे? ये तीन, नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और पैट्रियोटिज्म। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो एलिजाबेथन पोइट्री में या एलिजाबेथन टाइम में जो पोइट्री थी उसमें ये सारी चेंजेस हमें देखने को मिल गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजाबेथन ड्रामा। तो एलिजाबेथन एज में जो ड्रामा था ना, वो तीन रूप में था। एक था अपना कॉमेडी, एक था ट्रेजेडी और एक था हिस्ट्री। अब ये क्या था? कॉमेडी अभी मैंने आपको बताया, हैप्पी एंडिंग हो जाए कॉमेडी, सैड एंडिंग रहे ट्रेजेडी, और हिस्ट्री क्या है? ऐसे ड्रामा जो किसी राजा या किसी रानी के ऊपर लिखे जाते हैं या हिस्ट्री के किसी टॉपिक के ऊपर लिखे जाते हैं, या कोई ऐसी घटना जो पहले घटित हो चुकी है उसके ऊपर लिखा जाए तो वो हिस्ट्री में आ जाता था। तो इस तीन तरह के ड्रामा लिखे जाते थे, कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री। इसके साथ साथ एक चीज़ और लिखी जाती थी, ट्रेजी कॉमेडी। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रेजी कॉमेडी भी लिखी जाती है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं थी, फेमस ये तीनों थे। तो आप ये जान लीजिए कि एलिजाबेथन एज में जो ड्रामा थे वो तीन रूप में लिखे जाते थे, कॉमेडी, ट्रेजेडी और हिस्ट्री के रूप में। आगे बात करें, इन ऑल थ्री वर स्टोरीज अबाउट रॉयलिटी एंड और द अपर क्लासेस। अब देखो, अभी मैंने बात किया कि पोइट्री और ड्रामा में जो सब्जेक्ट होता था वो क्या होता था? नेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म और पैट्रियोटिज्म। लेकिन अगर हम बात करें कि जो ड्रामा लिखे जाते थे ना, मेनली ये जो तीनों प्रकार के ड्रामा हैं, इन ड्रामा में जो स्टोरीज होती थी उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होता था? तो ये बता दें बच्चों, इस टाइम के जो ड्रामा लिखे जाते थे कॉमन पीपल के बारे में बिल्कुल नहीं लिखे जाते थे, मतलब सामान्य लोगों के बारे में, पुअर पर्सन के बारे में या वर्कर क्लास के बारे में बिल्कुल नहीं लिखे जाते थे। इस टाइम में जो ड्रामा वगैरह लिखे जाते थे वो मेनली किसके लिए लिखे जाते थे? रॉयल पर्सन के लिए या अपर क्लासेज या जो उच्च समाज के लोग थे उनके लिए लिखे जाते थे। तो आपको समझ में आ गया कि ड्रामा का सब्जेक्ट मैटर क्या होता था? या तो रॉयल क्लास होता था या अपर क्लास होता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ सुपरनेचुरल एलिमेंट वर आल्सो देयर। मतलब इनके ड्रामा में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते थे। सुपरनेचुरल क्या है बच्चों? द थिंग्स दैट आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ऐसी चीजें जो कि मानव के कंट्रोल में ना हो उसको कहते हैं सुपरनेचुरल। नेचुरल क्या है? हम मानवों के कंट्रोल में रहे या हम मानवों के पहुंच में रहे। सुपरनेचुरल क्या हो गया कि डिवाइन, सम डिवाइन पावर या समथिंग दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन बीइंग। कुछ ऐसी चीजें जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सके, वो सुपरनेचुरल। तो इनके बारे में बात करें कि इनके ड्रामा में सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी देखने को मिलते थे। मतलब अगर हम रोमियो और जूलियट की बात करें, जो एक फेमस नॉवेल है, ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट, तो उसमें हम देखेंगे तारों का रोल अलग है, चंद्रमा का रोल अलग है। तो ये तारे और चंद्रमा हमारे कंट्रोल में होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये सुपरनेचुरल एलिमेंट में आते हैं। तो आपने ये देख लिया कि एलिजाबेथन ड्रामा में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, या एलिजाबेथन ड्रामा किस टाइप का था उस टाइम में, किस टाइम में? एलिजाबेथन एज के टाइम में। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने एलिजाबेथन एज के शेष पार्ट को पढ़ा जो फर्स्ट पार्ट में रह गया था। उन चारों पॉइंट्स को अब हमने कंप्लीट किया यहाँ पे, और इसी के साथ ही या इस लेक्चर के साथ ही एलिजाबेथन एज का जो
लिटरेरी एज है या लिटरेरी पीरियड है आपके कोर्स में वो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।